जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से सुबह 6 बज गए हैं और शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। ठीक है छात्रों, सुबह सुबह जागने की आदत डालिए। जो छात्र सुबह 4 बजे उठ के 9 बजे तक 8 बजे तक पढ़ता है वो छात्र बाकी दूसरे छात्रों से कम 4 से 5 घंटा आगे रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पुराणों में या प्राचीन लोग या बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग ऐसे ही नहीं कहते कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। इसका एक मकसद होता है। सुबह जब आप उठते हैं तो एयर में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, ताज़ी हवा होती है और उस समय परेशान करने वाला और शोर मचाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके सुबह उठ के पढ़ा कीजिए। और जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनको हमको पढ़ना है, रटना है, ऐसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सुबह ही आप कवर कीजिए। ठीक है, और रोजाना 6 से 7-8 घंटे का आप शेड्यूल बनाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले आज का करंट अफेयर क्या है? हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? 17 जून को। ठीक है, ध्यान देना, 17 जून को पूरे विश्व भर में मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। किस तरीके से जो मरुस्थल है उसको रोका जाए और किस तरीके से पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, इसकी जागरूकता के लिए 17 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। अब यहाँ पर मरुस्थल की बात हुई है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मरुस्थल की बात हुई है तो विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे मरुस्थल का क्या होता है। ठीक है, मरुस्थल का मतलब होता है जहां पर जीवन, ठीक है, जीवन जीने योग्य एटमॉस्फेयर यानी वातावरण नहीं है। ठीक है, जीने योग्य वातावरण नहीं होता, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, वर्षा ना के बराबर होती है, साल भर में 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ऐसी जगह में जहां तापमान ज्यादा होता है दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे तापमान कम होता है, ये जीने योग्य नहीं होते। नतीजा इन्हें क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ विश्व के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गोबी का मरुस्थल किसमें भाई? एशिया में है। गोबी का मरुस्थल कहां पे है? एशिया में, चाइना और मंगोलिया के मध्य है। ध्यान देना, चाइना और मंगोलिया के मध्य है। हमारे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है जो चाइना और मंगोलिया के मध्य में है। ठीक है, तकला माकन जो मरुस्थल है ये कहां पे है? चीन में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, पूछता है। ठीक है, तकला माकन चीन का है। ठीक है, थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य है। थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और जब भी बात करेंगे परसेंटेज की तो थार का मरुस्थल 60% भारत के पास है और 40% पाकिस्तान के पास है। 60% भारत के पास है और 40% किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। अच्छा, यहाँ पे थार नाम आया है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या नाम आया है? थार नाम आया है। तो थार मरुस्थल किसका है भाई? भारत का है। ठीक है, और कौन से राज्य में है? राजस्थान और क्या? गुजरात राज्य में। ठीक है, राजस्थान और गुजरात राज्य में विस्तार है हमारे थार का मरुस्थल में। और यहीं से एक नदी निकलती है, ध्यान देना, एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। ठीक है, ध्यान देना, जिसका नाम क्या है? लूनी नदी। और लूनी नदी को हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि इस नदी को बोला जाता है मरुस्थलीय नदी। ठीक है, ध्यान देना, मरुस्थलीय नदी इसको बोला जाता है और ये नदी जाके गिरती है कच्छ की खाड़ी में। ध्यान देना, कच्छ की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की मरुस्थलीय नदी कौन सी है? तो भारत की मरुस्थलीय नदी क्या है? लूनी। ठीक है, ध्यान देना, कहां पे जाके गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काराकुम मरुस्थल, तो काराकुम मरुस्थल कहां पे है? तुर्कमेनिस्तान। काराकुम मरुस्थल कहां पे? तुर्कमेनिस्तान। काइजिल कुल मरुस्थल कहां पे है? उज्बेकिस्तान। दस्त-ए-लूट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दस्त-ए-लूट ये कहां का है? ईरान का है। दस्त-ए-कबीर ये कहां का है? ये भी ईरान का है। नाफूद ये कहां का है? संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। नाफूद जो मरुस्थल है वो कहां का है? संयुक्त अरब अमीरात। हमद कहां का है? हमद है संयुक्त अरब अमीरात का है। और रब अल खाली ये भी
क्योंकि मरुस्थल कहाँ का है, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, ध्यान देना जब भी बात हो विश्व के सबसे बड़े, ध्यान देना विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, ध्यान देना जब भी बात हो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, तो वो होगा क्या, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, ठीक है, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है हमारा, किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया, ध्यान दीजिएगा, किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो वो है क्या, गौरव पांडे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हिंदी साहित्य के लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है, तो याद रखिए गौरव पांडे। कैटेगरी देख लीजिएगा, यहाँ पे कैटेगरी क्या लगी है, युवा पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी नहीं, हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है किसको, गौरव पांडे को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं रेड फ्लैग 24 अभ्यास, रेड फ्लैग 24 युद्ध अभ्यास, ध्यान देना आज यहां पर युद्ध अभ्यास का नाम आया है क्या, रेड फ्लैग 24 युद्ध अभ्यास। इसमें किन दो देशों ने भाग लिया है, तो आपको बता दें इसमें भाग लिया है किसने, भारत ने, और किसने लिया है भैया, अमेरिका ने लिया है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रेड फ्लैग जो युद्ध अभ्यास है इसमें किन दो देशों ने भाग लिया है, तो भारत और अमेरिका। और ये 2024 में इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, अमेरिका में। 2024 के संस्करण का इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, अमेरिका में। रेड फ्लैग 24 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अमेरिका पहुंची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड फ्लैग अभ्यास 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की जो वायुसेना है द्वारा शुरू किया गया था। और रेड फ्लैग अलास्का को शुरू में कॉप थंडर के नाम से जाना जाता था। इसी रेड फ्लैग को पहले कॉप थंडर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्लियर है। आगे देखिए, आगे युद्ध अभ्यास क्या है, सिम्बेक्स, ध्यान देना सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स जो है इसमें क्या है, भारत और सिंगापुर है, इसमें भारत और क्या है भैया, सिंगापुर है। ठीक है, ध्यान देना। और सूर्य किरण बहुत पूछता है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये भारत और किसके साथ होता है, नेपाल के साथ होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ होता है। गरुड़ की बात करें, गरुड़ युद्ध अभ्यास, ठीक है, गरुड़ युद्ध अभ्यास तो ये होता है किसके साथ, फ्रांस के साथ। ठीक है, ये होता है क्या, फ्रांस के साथ। स्लीनेक्स की बात करें, तो स्लीनेक्स होता है किसके साथ भैया, श्रीलंका के साथ, भारत और श्रीलंका के साथ होता है स्लीनेक्स। ठीक है, हैंड इन हैंड किसके साथ होता है युद्ध अभ्यास, चाइना के साथ होता है। ठीक है, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है, चाइना के साथ होता है। तो ये याद रखना है, युद्ध अभ्यास एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर है। हमारे भारत ने 2024 में जो HDI है, ध्यान देना HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में इस बार हमारे भारत का कौन सा स्थान है, 134वां स्थान है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हमारे भारत में मानव विकास सूचकांक की जो दर है वो गिरती जा रही है और मानव विकास सूचकांक उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर 1 पे कौन है, तो वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ध्यान देना स्विट्जरलैंड मानव विकास सूचकांक में सबसे टॉप में कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड, रैंक नंबर 1 पे कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। और अपनी कौन सी रैंक है, 134 रैंक है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में सभी छात्रों ध्यान दीजिएगा, मानव विकास सूचकांक में अर्थशास्त्र में भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI मानव विकास सूचकांक में देखा जाता है कि जिस देश में उसके नागरिक रह रहे हैं, सरकार उनके लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रही है ताकि उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी नॉलेज, उनका हेल्थ सिस्टम, उनका जो प्रति व्यक्ति आय है, ये सब संतुलित रहे। ठीक है, ध्यान देना, जहां पर जिस देश में जनता अपनी सरकार से खुश है, अच्छा खासा कमा रही है और वहां की जनता हेल्दी भी है और वहां की जनता पढ़ी लिखी भी है और वहां उस देश का समाज बहुत अच्छा है, तो उसका HDI हाई रहता है, HDI उसका बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हमारे भारत का HDI अभी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत की रैंक कौन सी है, 134वीं रैंक है। क्लियर है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, ध्यान देना, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यानी HDR 1990 से जारी की जा रही है। कब से जारी की जा रही है, 1990 से, जिसने मानव
मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न विषयों का पता लगाया है। यह मानव विकास रिपोर्ट, अब देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो उत्तर क्या होगा, यूएनडीपी। ध्यान देना, यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो एचडीआई में हमारी रैंक कितनी है, 134, और नंबर 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। और इसको जारी कब से किया जा रहा है, 1990 से। कौन जारी करता है, यूएनडीपी। ठीक है, तो इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूएनडीपी से इससे मानव विकास सूचकांक से हमारे कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जब भी देखिए, जब भी बात आती है एचडीआई की, ध्यान देना, जब भी बात आती है एचडीआई की, तो इसका प्रस्ताव कौन लेके आया था। ठीक है, ध्यान देना, 2 अर्थशास्त्री का नाम लिया जाता है जब भी प्रस्ताव की बात करेगी। मानव विकास सूचकांक लेके कौन आया था, तो एक आए थे क्या, महबूब उल हक। ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, महबूब उल हक। ठीक है, ध्यान देना कि जब आपसे एग्जाम में पूछ ले कि एचडीआई की अवधारणा कौन लेके आया था, तो भैया एक है महबूब उल हक और दूसरे कौन है, अमर्त्य। ठीक है, अमर्त्य सेन। ठीक है, ध्यान देना, अमर्त्य सेन। ये कहां से थे, महबूब उल हक कहां से थे, ये थे भैया पाकिस्तान से। ठीक है, ये कहां से थे, ये पाकिस्तान से। अमर्त्य सेन हमारे भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ये कहां से थे, भारत से। तो इन दोनों ने मिलकर ही एचडीआई की अवधारणा 1990 में लेके आए और पूरे भारत में, पूरे विश्व को बताया कि यदि आपको किसी देश का विकास देखना है, वहां के लोगों का विकास देखना है, तो आपको एचडीआई के पैमाने पे काम करना होगा। तो ये दोनों नाम मत भूलिएगा। एचडीआई का प्रतिपादक कौन है, महबूब उल हक पाकिस्तान से, और अमर्त्य सेन कौन, भारत से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मिली जापान वाले मेढक की नई प्रजाति। ठीक है, ध्यान देना, भारत के अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का अभी मेढक पाया गया है, और इस प्रकार के मेढक की प्रजाति जापान में पाई जाती है और इसको नाम दिया गया है म्यूजिक फ्रॉग। ठीक है, जापान वाले वैसे इसको म्यूजिक फ्रॉग बोलते हैं, लेकिन हमारे अरुणाचल प्रदेश में यह पाया गया है, तो इसको अरुणाचल प्रदेश की एक नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, लेकिन आपको उससे पहले जानने की जरूरत यह है कि भारत में मिली है क्या, मेढक की नई प्रजाति, इसको म्यूजिक फ्रॉग भी बोलते हैं। ठीक है, भारत में कहां पाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में कहां पाया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति कहां पाई गई है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसका जो नया नाम है ना, क्या रखा गया है, जरा देखिए, भारत में इसका नाम क्या रखा गया है, अरुणाचल प्रदेश की एक नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, नाव दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग। नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग। आपसे पूछा जा सकता है कि नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग ये नई प्रजाति मेढक की कहां पाई गई है, तो उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। जब भी हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, ध्यान देना, जब भी हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है, मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है, दिहांग नदी। ठीक है, ध्यान देना, दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है दिहांग नदी, और दिहांग नदी, ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रे से प्रवेश करती है। किससे भाई, दिहांग दर्रे से प्रवेश करती है। और आपको बता दें, सुबन से देखिए, इसकी जो जैसे लोहित हो गया, दिबांग हो गया, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, जब भी अरुणाचल प्रदेश की बात आएगी, जीआई टैग याद जरूर रखना है। ठीक है, ध्यान देना, जीआई टैग आज सभी बच्चों का बहुत बड़ा सिरदर्द है। बहुत सारे जीआई टैग है, 600-700 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, और हर राज्य के जीआई टैग को याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है। ठीक है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग की बात कर लेते हैं। ठीक है, अरुणाचल वाकरो संतरा। ठीक है, अरुणाचल में पैदा होने वाला खास प्रकार का संतरा जिसको वाकरो बोलते हैं, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इडू मिशमी टेक्सटाइल, अरुणाचल प्रदेश इडू मिशमी टेक्सटाइल, इसको जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश खावताई, अरुणाचल प्रदेश खावताई यानी खामती चावल, अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को जीआई टैग मिला है। और अरुणाचल प्रदेश याक चुरपी को भी, अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये सब छापते जाइए, सब नोट करते जाइए, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। मैं जब भी कोई डेटा पढ़ाता हूं, चाहे मैं शाम की क्लास दूं, चाहे मैं 6 बजे की क्लास दूं, 8 बजे की क्लास दूं, रात्रि के, मैं वही डेटा आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं जो सटीक आपके एग्जाम में आएगा। इसलिए जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको नोट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
अभी हाल ही में कुछ नवीनतम किताबें हैं जिनके लेखक आपको याद कर रखना जरूरी है, क्योंकि किसी न किसी किताब का लेखक जरूर पूछता है। एक प्रश्न जरूर आएगा किताब का, नवीन किताब का या प्राचीन किताब का, या आपको बता दें जो पुराने जमाने में जो किताबें लिख के चले गए उनका लेखक जरूर पूछेगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये अभी नवीन किताबें हैं, ठीक है। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स बायोग्राफिकल टेल्स, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन बायोग्राफिकल टेल, इसके लेखक हैं सौम्या अवस्थी और श्रबाना बरुआ। इसके लेखक कौन है? सौम्या अवस्थी और श्रबाना बरुआ। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इसके लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। ये सब नवीन किताबें हैं, ठीक है। हमारे भारत के जनता में इनका प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये किताबें इन प्रकार की किताबों का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जस्ट ए मर्सिनरी, ठीक है। तो डी सुब्बा राव, ध्यान देना, डी सुब्बा राव ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, तो इनको याद रखना है। जस्ट ए मर्सिनरी ये किताब किसने लिखी है? दुवुरी सुब्बा राव ने। ये हमारे भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। नए भारत का सामवेद, ये किताब लिखी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ठीक है। नए भारत का सामवेद, ये किताब लिखी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, ये किताब लिखी है वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने, ठीक है। ध्यान देना, नीरजा चौधरी ने। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, इसको अभी लिखा है वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगभग सभी किताबें आपको बता दूं जो भी नवीन में आई हैं, ताकि आप एग्जाम में जो भी है कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या है अभी अगला। देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। हर साल 14 जून को, ध्यान देना, हर साल 14 जून को मनाया जाता है क्या? विश्व रक्तदान दिवस, ठीक है। यानी विश्व रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस, ठीक है। अब जब भी बात होती है रक्त की, ध्यान देना, जब भी बात होती है रक्त की, तो रक्त के 4 समूह होते हैं। ध्यान देना, रक्त के जो है 4 समूह होते हैं। रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को, और रक्त के कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं। तो एक समूह कौन कौन से होते हैं? O होता है, A होता है, B होता है और क्या? AB होता है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि भैया रक्त के कितने समूह होते हैं, तो रक्त के समूह होते हैं कितने? 4। O होता है और A होता है, B होता है, AB होता है, ठीक है। अब देखो इसके भी दो निकल आए हैं, ठीक है। O नेगेटिव और O पॉजिटिव, A नेगेटिव और A पॉजिटिव, B नेगेटिव और B पॉजिटिव, और AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव। इस प्रकार से इनके दो शाखाएं हो गई हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको किसको रक्त दे सकता है, ठीक है। ध्यान देना, ये जो O होता है ना, O को सर्वदाता बोला जाता है। ये जो O होता है इसको सर्वदाता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्वदाता। जिनका ब्लड ग्रुप, ध्यान देना, जिनका ब्लड ग्रुप O होता है वो हर किसी को अपना ब्लड दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत की बात यहां पर है कि जिसका ब्लड ग्रुप O होगा वह केवल और केवल O वाले से ही अपना ब्लड ले सकता है। मतलब सबको दान तो कर सकता है O पॉजिटिव या O नेगेटिव, लेकिन किसी से ब्लड ले नहीं सकता। बड़े रेयर केस में पाया जाता है O नेगेटिव ब्लड, ठीक है। तो देखो जरा, ये O ब्लड है तो ये सबको दे सकता है। ये O वाले को भी दे सकता है, ये A को भी दे सकता है, और ये B वाले को भी दे सकता है, और ये AB को भी दे सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जहां हम बात करें जिसका ग्रुप A है तो ये केवल A और AB को दे सकता है। जहां B की बात करें तो ये B और AB को दे सकता है, और AB की बात करें तो ये केवल AB को ही देगा, ठीक है। ध्यान देना, सर्वदाता रक्त समूह किसको बोला जाता है? O को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है भाई? अबू धाबी में, ठीक है। ध्यान देना, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का क्या बोला गया है भाई? अबू धाबी को बोला, अभी धाबू में शुरू हुआ है सम्मेलन। विश्व भविष्य ऊर्जा क्यों भाई? क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और पूरी पृथ्वी में ग्रीन हाउस गैस का जिस प्रकार से उत्सर्जन हो रहा है, और इस 2024 में देखिए गर्मी ने, तापमान ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जिस प्रकार का ईंधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जिस प्रकार की गैसें उत्सर्जन हो रही है हमारी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है। तो भविष्य के देखते हुए, गर्मी को देखते हुए, ग्लेशियर
स्पीशीज को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए हमें ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करना होगा जो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग ना करे और जो भविष्य में ग्रीन हाउस गैस को प्रोड्यूस ना करे। ठीक है, इसको लेकर सम्मेलन कहां पे हुआ है? अबू धाबी में। इसको बोला गया है 16वां भविष्य ऊर्जा शिखर। ठीक है, ध्यान देना। H2 का मतलब क्या? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस H2 को भविष्य का ईंधन बोला गया है। क्या भैया? भविष्य का ईंधन। ठीक है, ध्यान देना, भविष्य का ईंधन बोला गया है किसको? हाइड्रोजन को। ठीक है, शिखर सम्मेलन का लक्ष्य, इस शिखर सम्मेलन का लक्ष्य खुद को वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा के लिए एक अग्रणी मंच के रूप में स्थापित करना, यानी ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करना जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा करंट अफेयर क्या है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी, ध्यान देना, अयोध्या के हनुमानगढ़ी के बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला है। ठीक है, अयोध्या में जहां राम मंदिर है, ध्यान देना, अयोध्या में जहां राम मंदिर है वहीं के बगल में एक हनुमानगढ़ी हनुमान जी का भी मंदिर है और हनुमान जी में चढ़ने वाला ये बेसन का जो लड्डू है इसको अभी जीआई टैग मिला है। तो हमारे यूपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी को। ठीक है, अब यहां पर नाम आया है क्या भैया? अयोध्या। ध्यान देना, यहां पे नाम आया है अयोध्या। तो अयोध्या के बारे में जानेंगे। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये भैया सरयू नदी के किनारे। ठीक है, ध्यान देना, सरयू नदी के किनारे है। और अयोध्या किस लिए फेमस है? राम जन्मभूमि। ठीक है, राम जन्मभूमि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और अयोध्या का पुराना नाम, ठीक है ध्यान देना, अयोध्या का पुराना नाम क्या था भाई? तो पुराना नाम इसका है फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद। और अभी इस फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कैंट कर दिया गया है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। और ये जो सरयू अयोध्या में पहले कौन सी बोली बोली जाती थी? अवधी। ध्यान देना, अवधी। ठीक है, और यहाँ का जो लोक नृत्य है, यहाँ का जो लोक नृत्य है वो क्या है? जोगीनी। ठीक है, ध्यान देना, जोगीनी यहाँ का क्या है? लोक नृत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नदी का नाम लिया है जिसका नाम क्या है? सरयू। ठीक है, सरयू। तो सरयू ये नदी ये गोंडा जिले से भी बहती है। कहाँ से भाई? गोंडा जिले से। और हमें क्यों याद रखना है? सरयू नदी गोंडा जिले से जहाँ बह रही है, इसी नदी के किनारे, ध्यान देना, इसी नदी के किनारे यूपी का पहला कछुआ अभ्यारण्य बनाया गया है। कछुआ संरक्षण रिजर्व। ठीक है, संरक्षण रिजर्व। ठीक है, ध्यान देना, क्यों याद करना है? यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया गया है? सरयू नदी किनारे। और कहाँ पर भैया? गोंडा में। कहाँ पे भैया? गोंडा में। ठीक है, ध्यान देना, यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व है ये, इसलिए याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव एशिया का, ध्यान देना, ये एशिया का है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव। ठीक है, समक्का सरक्का मेदारम जथारा कहाँ मनाया गया भाई? तेलंगाना में। ठीक है, ध्यान दीजिए, कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का मेदारम जथारा तेलंगाना में मनाया गया। ये जनजाति है वहाँ की जो ये त्यौहार मना रही है और ये एशिया का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ तेलंगाना की बात हुई है तो तेलंगाना का राज्य का निर्माण कब हुआ है? 2014 में। तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ है? 2014 में। तेलंगाना की राजधानी क्या है भैया? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, तेलंगाना को कहां से निकाला गया था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से निकाला गया था किसको? तेलंगाना को। क्लियर है? और तेलंगाना में ये महोत्सव मनाया जाता है, जनजातीय महोत्सव, जो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है, समक्का सरक्का मेदारम और जथारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की ये सेला सुरंग है, ध्यान देना, अरुणाचल प्रदेश की ये सेला सुरंग है और यह विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग, विश्व की सबसे लंबी सुरंग। तो आपसे अगर पूछ ले भैया कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पे है, तो वह अरुणाचल प्रदेश में है, नाम है उसका सेला सुरंग। और हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि यह डबल लेन वाली सुरंग है, ध्यान देना, डबल लेन वाली सुरंग है और
डबल लेन वाली सुरंग जो विश्व में इतनी लंबी कोई भी सुरंग नहीं है। और अगर इसकी लंबाई पूछ रहे तो भैया 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये, 12 किलोमीटर लंबी सुरंग, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में डबल लेन वाली और विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, सेला सुरंग एक इंजीनियरिंग उपलब्धि है जो तवांग को अरुणाचल प्रदेश में बलीपारा और चारी द्वार तवांग सड़क से जोड़ती है। ध्यान देना, ये जाती है तवांग तक। तवांग कहां पे है? चाइना और म्यांमार, चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक। यानी हमने अपनी कनेक्टिविटी, जैसे पहले हमारे जवानों को पहाड़ों से जाना पड़ता था, हमने एक कनेक्टिविटी बना दी है, हमारे देश ने एक कनेक्टिविटी बना दी है अरुणाचल प्रदेश में तवांग तक। और तवांग कहां पे है? चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक। ठीक है, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन ने 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग बनाई है। प्रोजेक्ट की लागत 825 करोड़ है। अब यहां पे नाम आया है बीआरओ का, तो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन। ये बीआरओ ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये संगठन, और ये करता क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण का कार्य करता है। ये संगठन पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पोर्ट्स का भी देख लेते हैं, स्पोर्ट्स का भी देख लेते हैं। 21 साल की उम्र में, ध्यान देना, 21 साल के उम्र में अल्कराज खिलाड़ी, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम है क्या? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज इनका नाम है, और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। 21 साल की उम्र में इन्होंने अल्कराज तीनों सतह, ये जो टेनिस गेम होता है, टेनिस गेम कहाँ? मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट, मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट टेनिस, ये 3 अलग अलग कोर्ट में खेला जाता है, और तीनों सतहों पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? कार्लोस अल्कराज। तो इनका याद रखना है। और दूसरी है भैया कुवैत में अभी जो फुटबॉल मैच हुआ, जो ड्रॉ हो गया, जो बराबर गोल से ड्रॉ हो गया, इसमें जो हमारे फुटबॉल के कप्तान थे सुनील छेत्री जी, इन्होंने अभी फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, और हमारी भारत की फुटबॉल टीम के ये कैप्टन थे। कुवैत ने 6 जून 2024 को विश्व कप क्वालिफिकेशन गेम में भारत को गोल रहित ड्रॉ पर रोक दिया। यह मैच भारतीय कप्तान सुनील छेत्री के लिए विदाई गेम था। इसके बाद इन्होंने अभी संन्यास ले लिया। तो पूछ ले एग्जाम में कि सुनील छेत्री कौन है, तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, इनका संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आज हमारा समाप्त हो गया करंट अफेयर, कल फिर लेके आएंगे करंट अफेयर। आज रात्रि 8 बजे उत्तर प्रदेश के लोकगीत की क्लास आएगी, देखना मत भूलिएगा, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।